मिराज है ना टॉपिक। चलो, सुना है मिराज के बारे में? कहाँ होती है मिराज? अधिकतर मिराज दिखते हैं डेजर्ट्स में। हाँ, रोड भी दिखती है। तो मिराज एक्चुअल में बनती कैसे है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो, मिराज का जो मीनिंग है वो है एक तरह से इल्यूजन। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब, देखो, अगर तुमने कभी पढ़ा हो 10th क्लास में, शायद तुमने आई के बारे में पढ़ा होगा, ह्यूमन आई पढ़ा है 10th क्लास में, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा होगा। तो ह्यूमन आई में हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा ब्रेन इमेज बनाता है वो उल्टी से सीधी बना के हमें दिखाता है। प्रोसेस ऐसे ही हुए हैं, बचपन से पैदा हुए हैं। अब ये है हमारा एक तरह का इल्यूजन, मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन। बहुत सारे ऐसे तुमने शो देखे होंगे जिनमें मैजिक होता है, देखिए। तो मैजिक क्या है, जानता है कोई तुम्हारे में से कि मैजिक क्या है एक्चुअल में? मैजिक कोई साइंस है, या मैजिक कोई ट्रिक है, या मैजिक कोई जादू ऐसा है कि भाई मैजिक के अंदर भूत प्रेत होते हैं? तो मैजिक कोई भूत प्रेत की चीज नहीं है, और मैजिक में कोई स्पेशल ऐसी भी चीज नहीं होती कि भाई मैजिक कहीं से कोई पेट में सीख के आएगा, अभिमन्यु बन के। मैजिक सीखा जाता है पैदा होने के बाद, और मैजिक एक तरह की ट्रिक है, ठीक है। उसे तुम हाथ की सफाई बोल लो, पैर की सफाई बोल लो, लेकिन हाँ, मैजिक एक ट्रिक है। अब ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, और जो तुम जिस टाइम पे जिस चीज को सर्च कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो अगले वाले को, उस टाइम पे वो उसे नहीं कर रहा, वो उसे अलग टाइम पे कर रहा है। तो अगर आप कभी मैजिक देख रहे हो, तो मैजिक में जो बड़े बड़े मैजिशियन है उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप मैजिक देखते हो तो प्रॉब्लम ये है कि हम उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाते जिस टाइम पे हमें पूछना चाहिए। हम क्वेश्चन उस टाइम पे पूछते हैं जिस टाइम पे उसको पूछने की जरूरत होती नहीं, इसलिए अगले वाला हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, मतलब वो कोई ट्रिक कर रहा है वहां पे। तो तुम उस टाइम पे सोचोगे ध्यान हमारा रहना चाहिए हाथ पे, क्योंकि इसने कॉइन हाथ में लिया है, जबकि कॉइन उसके कहीं और जगह पे होता है। उसने रखा कॉइन पीछे अपने, तो वहां हम देख नहीं रहे, हम तो हाथ पे ध्यान है हमारा, अच्छे से हाथ पे ध्यान रहता है, कॉइन निकल जाता है पीछे से। तो इसका मतलब उसने कॉइन जब पीछे रखा होगा उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर दिया उसने। क्लियर है? यही मैजिक है। तो मैजिक में हमारा दिमाग दूसरे कंट्रोल में होता है, तो दूसरे वाला हमारा दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, इसे बोलते हैं मैजिक। ऐसे ही अगर हमारा ब्रेन बचपन से इस चीज के लिए ट्रेन है कि आपको कोई भी इमेज जो दिखाई देगी वो वहां दिखाई देगी जहां से वो आती हुई तुम्हें, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि यहां से आ रही है, वहीं हमारे उसका ब्रेन हमारी मैपिंग कर देगा उसकी। जैसे कि मान लो यहां कोई एक डॉट है, इससे कोई रे तुम्हारी आंखों पर आ रही है, तुम्हारी आंख यहां पे है, यहां से ए से आ रही है ऑप्टिक रे, बट अगर तुम्हें ये ऑप्टिक रे यहां से आती हुई ना दिखाई दे, तुम्हें यहां से आती हुई दिखाई दे, तो ये बताओ इसकी जो इमेज है वो यहां बनेगी या यहां बनेगी? इस पॉइंट पर बताओ। आ तो एक्चुअल में यहीं से रही है ना, तो इसका मतलब ये तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि यहां से भी आ रही है, इसने ट्रेस कर दिया, उसको बैक ट्रेस कर दिया होगा, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये यहां से भी आ रही है बी पॉइंट से, तो ये ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन तुम्हें कहां और दिखाई देगा? बी पॉइंट पे। यही थोड़ा सा हमारा मिराज का प्रोसेस है। अब ये यहां कैसे पहुंची होगी वो समझाता हूं मैं। मान लो एक रे ऐसे आई और आंख पे आने के साथ साथ ही ऐसे होगी, ठीक है, आंख तुम्हारे यहां पे है। तो अब ये बताओ, ये जो आई है क्या इसको ये लगेगा ये यहां से आई होगी? ये क्या करेगी? ये कहेगी पीछे हटो, बैक ट्रेस हो जाओ, और बैक ट्रेस करके जिस पॉइंट पे मिली दिखाई देगी, वहां पे क्या बनेगा आपका? इस जो भी पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट की इमेज दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं मिराज। पहले तो ये समझ लो, समझ गए? अब मैं सिखाता हूँ ये बनती कैसे है ना, ये ऐसा हुआ क्यों, तो वो हम सब समझते हैं कि भाई ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, और इसका क्या साइंटिफिक रीजन है। और एग्जाम में आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, सिंपल प्रोसेस है, कोई टॉपिक हैवी नहीं है ये। ऑप्टिकल इल्यूजन किस तरह का है वो समझो। सबसे पहले ये अर्थ की सरफेस है, सपोज कि एक डेजर्ट है, रेगिस्तान जहां पे रेती रेती चारों तरफ। तो डेजर्ट के टाइम पे जो दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बताओ क्यों? नहीं, गर्मी तो यहाँ भी है, रेत की वजह से। जो रेत है वो दिन में बहुत गर्म हो जाती है, रेत हीट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, रेत हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो ऊपर ऊपर से गर्म हो जाती है। तुम देखा भी होगा रेत जो है अंदर से तो भीगी रहती है, और बाहर से ये सारी की सारी सफेद हो जाती है, बिल्कुल गर्म लाल हो जाती है, अंदर से वो भीगी रहती है। तो रेत के अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, वो अंदर ही दबा रहता है, और बाहर बाहर से रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात के टाइम पे जो रातें होती हैं डेजर्ट की वो ठंडी होती हैं और दिन गर्म, इसी वजह से, क्योंकि रेत है वहां पे। अब अगर हम रेत के बारे में बात कर रहे हैं तो रेत के आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे
वो भी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि रेत गर्म है दिन के टाइम में। मिराज रात को दिखती है? कोई भी चीज आपको रात को दिखेगी? जो ऑप्टिकल फिनोमिना है वो आपको दिन जब भी दिखेंगे दिन में दिखेंगी। तो रात में दिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। कोई क्या लगे रात को तो ठंडा होता है और रात के टाइम पे कैसा होगा, तो उससे बोल दो कि आपने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा। रात के टाइम पे मिराज नहीं दिखते। रात के टाइम पे क्या दिखेगा तुम कुछ भी। रात के टाइम पे तो हो सकता है कि सन की थोड़ी बहुत लाइट हो, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। वहां तो कुछ भी हो सकता है। वहां तो सामने तुम सफेद रंग का कपड़ा डाल, भूत लगेगा, आदमी चल रहे हैं पैर भी हैं इसके, तो जबकि होता कुछ नहीं है। तो रात में तो दिखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिख सकता है। बात आती है दिन की। दिन के टाइम पे वो गर्म, अगर वो गर्म होगा सारा सारा, तो मॉलिक्यूल्स जो आसपास के होंगे उसके, वो गर्म हो जाएंगे। और गर्म होकर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे पास पास होंगे? सोच के बताओ। पास होंगे? पक्का? गलत। गर्म होकर दूर पास पास होती है कोई चीज? एक एक गैस है, गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर। अब सर्दी आ रही है, अब मान लो हलवाई एक काम कर रहा हो किसी घर में, हमने हलवाई बुला रखा है मान लो, और वो काम कर रहा है, तो उसकी गैस का सिलेंडर एक टाइम तक काम करेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। तो अगर वो तुम्हें देखे होंगे उसके ऊपर गर्म पानी डालते सिलेंडर के, तो दोबारा चलने लगता है। बताओ क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे वे नीचे बैठ गए होंगे, या हो सकता है लिक्विफाई हो गए हो, इतने ठंडे हो गए हो, तो उस टाइम पर उसको गर्म पानी डाल दोगे तो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। और सपोज करो कि अगर तुम किसी चीज को एनर्जी दोगे तो क्या होगा, याद करो, एटॉमिक एक्साइटेशन। एनर्जी लेंगे एटम्स और एनर्जी लेके बाहर निकलेंगे, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे, और अगर ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे तो फैलेंगे। एनर्जी बाहर खींच लोगे, उनसे वापस ले लोगे, तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी दोबारा उसी स्टेट में चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, दैट मींस एनर्जी आप दे रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो उसमें से। मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, क्लोज, तो एनर्जी आप उसमें से निकाल रहे हो या इसको एनर्जी दे रहे हो? एनर्जी निकाल रहे हो। एनर्जी अगर हम कम करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और अगर किसी सिस्टम को एनर्जी दी जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे। बात क्लियर है? अब हम यहां समझते हैं इस चीज को। अगर यहां चारों तरफ एयर हमारी कैसी है, एयर यहाँ पे जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ एयर है थोड़ी गर्म, तो अगर एयर गर्म होगी तो उससे आपका ये मीडियम डेंसर हो जाएगा, रेयर हो जाएगा? पहले ये बताओ। मैं कुछ लेयर्स बना रहा हूं यहां, किस चीज की लेयर्स हैं? एयर की लेयर्स है। हमने एयर की कुछ लेयर्स बना दी, तो ये मीडियम जो है इसकी कुछ लेयर्स है, और नीचे से ये मीडियम कैसा है, नीचे वाला पोर्शन कैसा है इसका, नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा सा हॉट, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा है। नीचे जो है ये रेत है, सरफेस है। तो अब अगर ये हॉट सरफेस होगी, ये आपका सरफेस है, और सरफेस को तुम्हें याद होगा इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस कब बोलते हैं सरफेस को? सरफेस को इंटरफेस कब बोलते हैं? जब ये रिफ्रैक्शन करती हो। अभी रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो ये सरफेस है नॉर्मल, ये हॉट है तो हॉट होगा, तो यहाँ पे जो मीडियम होगा आपका, ये मीडियम कैसा हो जाएगा, ये मीडियम रेयर जैसा हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। सारे मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे और हीट होने के बाद ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो ऊपर वाला मीडियम होगा ये क्या होगा, ये इसकी कंपैरिजन में डेंसर मीडियम होगा। क्लियर है? तो आपका ये रेयर मीडियम है और ऊपर वाला डेंसर मीडियम है। अब सोचो अगर ये रेयर मीडियम है तो ऑप्टिक रे कहां से चलेगी? ऑप्टिक रे चलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट से। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, आपने यहां एक पेड़ बना लिया, ऐसे करके पेड़ बना दिया, और इस पेड़ पे कोई मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये पॉइंट हम देख रहे हैं, और हमारी आंख कहीं पे है, यहाँ होगी कहीं, बना लो उसको बाद में जहां पे पेड़ बैठेगी। तो अगर इस ए पॉइंट को देखना है तो ए पॉइंट से आंखों पे तुम्हारी रे आनी चाहिए, नहीं? तो दिखेगा। कोई भी चीज आपको तब दिखती है जब आंखों पे उसकी रेस पहुंचती हो। तो यहाँ से कोई लाइट पड़ेगी, लाइट का सोर्स पड़ेगा, लाइट का सोर्स पड़ेगा तो ए से ऑप्टिक रे चलेगी। अब ये लाइट का सोर्स ये पेड़ नहीं है, दैट ट्री इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट नहीं फेंकता, लाइट कहीं से आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारी आंखों तक जाएगी। हाँ, जो भी होता होगा वो तो बहुत सारे फिनोमेना, इंटरफेरेंस भी होता है, कहीं पे रिफ्लेक्शन होता है, तुमने सुना होगा, दुनिया भर की चीजें होती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो अभी बात यह है कि यहाँ से लाइट चलेगी, जैसे भी चली हो चली, लाइट जब चलेगी तो कहाँ पहुंचेगी? क्या तुम्हारी आंखों पहुंचेगी सीधा? ना। जब लाइट यहाँ पर आएगी, सोचो, तो यहाँ पर आने के बाद लाइट को दिखेगा कि अरे यहाँ तो एक नॉर्मल बनाना है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि ये मीडियम कैसा है, डेंसर, और ये उसकी कंपैरिजन में रेयर है। ऐसे अगर ये और ये देखें तो कौन सा डेंसर है बताओ? ऊपर वाला डेंसर, ये रेयर है। अगर इनको कंपैरिजन करूं तो ये डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर। तो इस तरह का नीचे जितना चलते चले जाओगे मीडियम आपका रेयर होता चला जाएगा। और अगर रेयर होता चला जाएगा तो ये जो ऑप्टिक रे है क्या ये सीधी जाएगी? बताओ। ये सीधी नहीं जा सकती, ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, अरे दूर हो जाएगी, ये थोड़ी सी दूर हो जाएगी इससे। ये सीधी जाती, ये सीधी जाती, लेकिन ये सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी दूर हट गई। अब सोचो यहां जाके क्या होगा? अब ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ये सीधी जाएगी? ये दूर हट जाएगी। अब क्या होगा इसका आगे जाके?
ये चलती रहेगी और जो ये ऑप्टिक रे है जब ये आपकी आंखों तक पहुंचेगी तो इसका क्या हो चुका होगा, मैं कर ही देता हूं इसका हो चुका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करते हैं, ऐसा आनी चाहिए थी लेकिन आएगी नहीं, ऐसा ये ऐसा जाएगी। अब सोचो यहां जाने के बाद क्या होगा इसका, बताओ बताओ क्या होगा यहां आने के बाद क्या होगा। यहां आने के बाद देखो मैंने इसका एंगल बढ़ाया, देखो ये एंगल I1 है, ये एंगल I2 है, याद करो थोड़ा सा, और ये एंगल कितना है I3। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो तो एक ऐसा टाइम आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उस टाइम पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कल पढ़ा हमने। तो उस टाइम पे क्या बोलूंगा मैं इसको कि ये ऑप्टिक रे यहां आने के बाद अब दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, कहां चली जाएगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जहां से आई थी। समझ में बात आ रही है। अब यहां पे आपकी आई है, यानी कि आपकी जो आंख है वो इसको कहां से आता हुआ दिखेगी, मुझे बताओ जरा। जो आई है यहाँ पे, इस आई को कहां से आता हुआ दिखाई देगा, बताओ। क्या इसको यहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां तो ऑब्जेक्ट है तो दिखेगी भाई, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑप्टिक रेज को आ जाएगी, ऑप्टिक रेज यहाँ पे इसको दिखेगा कि हाँ पेड़ है, बट इसको क्या और इल्यूजन होगा, क्या इसके दिमाग में भ्रम होगा, इसको डाउट क्या होगा कि यहां तो है ही, ये तो दिख रहा है, नीचे भी है कुछ, बताओ क्यों। क्योंकि इसको ये पूछेगी तू कहां से आई है, ये कहेगी देख भाई मैं तो आई हूं यहां से, लेकिन इसको हमारा ब्रेन सेंस थोड़ी कर लेगा कि वहां से आई है। हमारा ब्रेन किस चीज के लिए ट्रेन है, किस चीज के लिए ट्रेन है कि लाइट सीधी लाइट लाइंस में चलती है, ये तो पढ़ रखा हमारे बचपन में दिमाग में कि सीधी सीधी चलती है लाइट, तो ये क्या कहेगा आप उल्टा जा ही नहीं सकती, तो सीधी आई होगी, और अगर सीधी आई होगी तो क्या करेगा ये इसको बैक ट्रेस करेगा, और बैक ट्रेस करके जहां मिलेगा पॉइंट वहां आपको क्या दिखाई देगा, वहां आपको ये इमेज दिखाई देगी। मतलब ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ क्या दिखाई देगा सोच के बताओ, अरे यहाँ क्या दिखाई देगा, पेड़ ना दिखाई देगा तुम्हें। अब यहाँ पे अगर तुम्हें पेड़ दिखाई देगा, सोचो कि यहाँ मैं परछाई बना दूं इस पेड़ की, इस परछाई को मैं रेड बना रहा हूँ, तो पेड़ की जो परछाई दिखेगी वो बिल्कुल ऐसी दिखेगी ना तुम्हें, घनी सी, एक साथ ही पूरी की पूरी परछाई पूरा पेड़ दिख जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे तुम्हें जो देखेगा वो थोड़ा सा और ऊपर बना दूं, अरे मैं परछाई के लिए बना रहा हूँ, ऐसा करके मैंने पेड़ बना दिया, तो ये इसकी परछाई दिख रही है। सोचो परछाई कभी कभी तो पूरी हर साइज की दिखती है, कभी परछाई छोटी छोटी साइज की, दोपहर को खड़े हो जाओ तो जो परछाई दिखेगी हमें कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, अपने पूरे शरीर की थोड़ी सी परछाई, ऐसी करके इसको यहाँ परछाई दिख रही है। सोचो अगर ये और थोड़ी बैंड हो जाती तो क्या होता, इसको मैं और थोड़ी सी बैंड करके भेजता तो क्या होता, तो ये यहाँ जाके मिलती तो आपको पेड़ पूरा दिखाई देता, और थोड़ी बैंड हो जाती तो पेड़ और बड़ा दिखाई देता। तो अभी जनरली ऐसा नहीं होता, जैसा होता है ना वैसे तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। तो वहां हमें क्या लगता है कि ये पेड़ यहां तो है, यहां भी है। अब सोचो अगर तुम्हें किसी पेड़ के नीचे एक दूसरा पेड़ दिखाई दे तो आपका ब्रेन क्या कहेगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगी कि भाई पानी भर रहा है, या ना। तुम्हारा ब्रेन बचपन से किस चीज को देखता आ रहा है कि कोई भी चीज के नीचे दूसरी चीज तब दिखाई देती है जब वहां पे पानी भरा हो, या कोई और भी तरीका तुम्हारे पास, इस मेज की नीचे स्क्रीन कब दिखेगी आपको, शीशा नहीं, शीशा नहीं, जब आप दूर से देखते हो किसी भी चीज को तो हमारा ब्रेन ये कहता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, शीशे का तो मतलब ही नहीं है। सोच के बताओ तुम जंगल में शीशा जूम कर सकते हो, सोचो शीशा है वहां, नीचे कालीन वे बिछ रहे क्या, टाइल्स, कुछ नहीं है वहां, तो तुम्हारा दिमाग क्या सोचेगा, कुछ नहीं है तो पानी है, क्योंकि या तो शीशा होगा, अब शीशा वहां है नहीं, हमने दिमाग में पहले हटा दिया शीशा कैसे हो सकता है जंगल में, लेकिन हाँ पानी हो सकता है जंगल में, तो हमारा दिमाग क्या बोलेगा कि यहाँ पे पानी है 100%। क्लियर। तो जब भी आप किसी ऊपर वाली ऑब्जेक्ट की नीचे इमेज देखते हो तो आपका दिमाग कहता है या तो शीशा रखा होगा या फिर पानी भरा हुआ है, क्योंकि दो ही चीजों में चमकती है परछाई, और शीशा हम सोच ही नहीं सकते जंगलों में या कहीं भी चीज। अब सड़क पर आ रही है, कार आ रही है सड़क पे, तो कार हमें नीचे दिखती है ना पानी से में चलती हुई, दिखती है ना हमें, तो पानी सा है या शीशा है, क्या सोच के चलते हो तुम, तो शीशा मान सकते हो, सड़क शीशे पे चल रही है, वो रिफ्लेक्शन भी बहुत बेकार सा होता है, और शीशे का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, बहुत ही स्पष्ट क्लियर, लेकिन वो जो अजीब सा है, अजीब सा पानी में होता है, तो बस हम सब पानी सोच लेते हैं कि ये पानी है। तो हमें ये जो इल्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि ये आपको यहां दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन एंड नेम्ड एज मिराज इन साइंस। क्या दिखेगा, हाँ बता रहा हूं। अब ये तुम्हें समझ में आया कि डेजर्ट में कैसे मिराज दिखते हैं। अब एक बार रोड पर आ जाओ, चलो देखो ये रोड है, इस रोड पे एक कार है, मान लो कोई इस तरह का मैंने कुछ बना दिया है, आप यहां हो, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पानी भरा हुआ है,
ये कार की थोड़े बहुत तुम्हें परछाई भी दिखेगी, हो सकता है बादल बादल भी दिखाई दे, आस पड़ोस के पेड़ होंगे तो वो भी शायद उसमें दिखाई दे। होता है ना सर, गर्मी में जब हम दूर से सड़क को देखते हैं, सड़क बिल्कुल सीधी हो तो ऐसा लगता है ये पानी मारा सब कुछ, यहाँ पानी है, फिर पास जाते तो कुछ नहीं होता। तो बताओ यहाँ पे पानी क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है आपकी आंखों में ऑप्टिक रे कहां से आ रही है? कार से। कार से आ रही नहीं आ रही? कार से आ रही है नहीं आ रही? कार से चल के तुम्हारी आंखों में आ रही है। अब जब भी आपकी आंखों में कार से ऑप्टिक रे चल के आएंगी तो उसका ये तो बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारी बिल्कुल सीधी की सीधी आप कार के बिल्कुल हाइट पे ऐसा बैठे हो, एक ही रे आ रही है बस तुम्हारी आंख में, बहुत सारी रेज आ रही होंगी। तो कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो पहले नीचे की तरफ गई होंगी और नीचे की तरफ जाएंगी तो वो तुम्हारी आंखों में ऐसे भी पहुंची होंगी, कुछ तो देखो ऐसे जाएंगी तुम्हारी आंखों में, ये पेड़ है, पेड़ से कुछ तो सीधी आएंगी, आएंगी ना। एक रेज एक ऑब्जेक्ट से एक ही ऑप्टिक रे चलती है क्या? अब हमने यही जाके यहाँ बना दिया भाई, यहाँ बन गया, ऐसा कभी नहीं बनता। इमेज इमेज तब बनती है जब दो ऑप्टिक रे साथ मिलती हैं, पता है ना तेरी बात? यहाँ पे दो ऑप्टिक रे साथ मिल रही है, नहीं हमने तो बना दिया ऐसे। तो बस इसको समझ लो कि ये यहाँ पे आके मिल रहा हो क्योंकि कई सारी ऑप्टिक रे यहाँ पे आ रही होंगी। क्लियर है? इसलिए बन रहा है यहाँ ये, क्योंकि ए पर्टिकुलर किसी एंगल का बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं तो ये बोलूँ कि भाई पेड़ चमक रहा तो पूरा पेड़ दिख रहा होगा ना, अब पेड़ का एक पत्ते का इमेज बनाएंगे तो इसका मतलब पत्ते से ऑप्टिक रे चल रही होंगी और तुम्हारे पास आ रही होंगी, तो फिर पत्ते से कई सारी चल रही होंगी, कई सारी जाके पहुंचेंगे तो एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करेंगे वहीं इमेज बनेगी उसकी। तो अभी दिखाने के लिए हम इतना ही मान सकते हैं कि भाई यहाँ आ रही है तो यहाँ दिख गया, समझ में आई बात? अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में जो ऑप्टिक रे जा रही है वो एक ही नहीं जा रही, खाली बहुत सारी जा रही है। तो एक तो सीधी जा रही होगी तो सीधा बैक ट्रेस करेगी तो ये पेड़ दिखेगा, और एक थोड़ी ऐसी जा रही होगी तिरछी तो बैक ट्रेस करेगा तो यहाँ भी दिखेगा। पेड़ आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि कुछ यहाँ जा रही है कुछ यहाँ जा रही है, सेम यहाँ होगा, कुछ तो जाएंगी सीधी तुम्हारी आंखों में, तो आपको क्या लगेगा कि कार यही है जहाँ है, लेकिन कुछ तो नीचे से जाएंगी ना होके, नीचे से होकर जाएंगे तो क्या होगा? नीचे आपकी गर्म एयर है, हॉट एयर होगी तो वो डेंसर मीडियम काम करेगी रेयर का, रेयर मीडियम का काम करेगी वो। और रेयर मीडियम जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है ऑप्टिक रे तो उसी मीडियम में दोबारा लौट जाती है। तो अगर ये इस मीडियम में जाएगी तो बैक ट्रेस करेगा हमारे आंखें, और बैक ट्रेस करके क्या मिलेगा? जहां पे वो कार है उस कार के नीचे इमेज दिखाई देगी, और कार के नीचे अगर इमेज दिखाई देगी सड़क पे तो वहां पर हम क्या सोच कर चलेंगे? पानी है, तो हमें पानी भरा हुआ दिखाई देगा, किसकी इमेज बन रही है? नीचे रिफ्लेक्शन है। अब तुम्हें फिर आसमान क्यों दिखता है? क्योंकि ऑप्टिक रे आसमान से भी चलती है, नहीं चलती? ऑप्टिक रे आसमान से नहीं आ रही होंगी तुम्हारी आंखों पे। तो अब अगर ऑप्टिक रे आसमान से आ रही है तो डायरेक्ट तुम देख तो नीचे रहे हो, तुम्हें आसमान दिख रहा है। देखो जैसे मान लो कि मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे कार दिख रही है, कार के साथ साथ नीचे ऐसे दिख रहा है आसमान की परछाई, मैं आसमान की तरफ देख नहीं रहा। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर मैं आंख ऊपर करूंगा तो आसमान से आने वाली रेज दिखाई देंगी, बट अगर मैं नीचे देखूंगा तो आसमान से रेज तो अब भी आ रही है ना, तो वे वहां से टर्न होके मेरी आंखों में जा रही हैं, तो मुझे ऊपर का आसमान नीचे दिख रहा है। ऐसा कब होता है हमारे साथ? या तो शीशा रखा हो या पानी भरा हो, बताओ शीशा मान सकता हूँ क्या? वो तो बड़ी रफ सी आइडिया है ना इमेज की। अब बिल्कुल ऐसा पानी में होता है तो हमें वो क्या दिखता है? पानी। क्लियर है? तो हमारा ब्रेन कहता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। कार नहीं, कुछ भी नहीं हो, अगर कुछ भी नहीं हो ना सड़क पे तब भी हमें ऐसा लगेगा सड़क पे पानी भर रहा है ना, अगर कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ऊपर की जो आसमान की है ना वो इमेज हमें दिखेगी। अब तुम कहोगे सड़क हमारी इंडोर सड़क है, सुरंग के अंदर है, तो फिर तो वहां लाइट ही नहीं होगी, और लाइट नहीं होगी तो मेरा जो कोई काम नहीं है। ठीक है समझ भाई? ये परछाई नहीं है, ये हमारी आंखों में होने वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो हमें ऐसा लगता है कि स्पीड की इमेज यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसको परछाई मानो चाहे तुम कुछ ही मानो, एक्चुअल में परछाई नहीं है। परछाई क्या होती है? परछाई क्या होती है? मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं लाइट के रास्ते में आ गया, तो जब मैं लाइट के रास्ते में आ जाऊंगा तो मेरे सामने वाला जो पाथ होगा जहां पे लाइट को जाना चाहिए था वहां अंधेरा हो जाएगा। सुनो ये लाइट है, लाइट आ रही है, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, अब देखो मेरे पीछे क्यों बन रही है बताओ? लाइट को वहां जाना चाहिए था, बीच में मैं आ गया, तो ये वो रास्ता है जहां पे लाइट जाती। तो परछाई जो होती है दैट इज एक्चुअली द पाथ ऑफ द लाइट, बट व्हेन द ऑब्स्टेकल इन द वे, मैं ऑब्स्टेकल हूं इन द वे ऑफ लाइट, और मेरे पीछे जो रास्ता है उसका वो परछाई है। आगे समझे बात? तो क्या है? ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है यहाँ सन है, सन तो यहाँ दिख नहीं रहा, ये परछाई तो हमें इसकी वजह से दिख रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सन है, यहाँ बीच में परछाई बनी हुई तो वो परछाई से बैठ जाते हैं नीचे, छाया, शैडो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए यूज क्यों होते हैं। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसलिए यूज होते हैं ताकि आप किसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना सको जो कि पहले से या तो 90 डिग्री रोटेट हो जाए या 180 डिग्री रोटेट हो जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो प्रिज्म होते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये प्रिज्म राइट एंगल्ड प्रिज्म होते हैं, यानी कि इनका एक एंगल राइट एंगल होगा, और ये जब इमेज बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो इमेज कैसी होगी?
वो इमेज टिल्ट होगी, पहले से मुड़ी हुई होगी, या तो वो मुड़ी हुई होगी 90 डिग्री, यानी कि ऐसा करके टिल्ट हो जाएगी इधर, या हो जाएगी इधर 90 डिग्री, और या फिर वो हो जाएगी 180। 180 का मतलब क्या होता है, ऐसे थी और बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाए। तो ऐसा करके अगर हमें इमेज बनानी होगी तो हम रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज करेंगे। क्लियर है? मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ, फिर मैं तुम्हें से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा खुद ही। अब हमने सबसे पहले ये प्रिज्म मान लिया, ये एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल 45 होते हैं। इनको आप जनरली ध्यान में रखिए। अब इसको देखें, मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहां रखने पे जो ऑप्टिक रे है वो चलेगी ऑब्जेक्ट से। जब ऑप्टिक रे ऑब्जेक्ट से चलेगी तो इसका एक पार्ट तो ए है, एक पार्ट हमने बी मान लिया। ए पार्ट से जब ऑप्टिक रे चलेगी तो वो कहां पहुंचेगी, बताओ? यहां पहुंचेगी। यहां जाने के बाद ये कैसी आ रही है, 90 डिग्री, सीधा है ना ये, इस पर 90 डिग्री आएगी। जब ये 90 डिग्री आएगी तो 90 डिग्री आने वाली सीधी पास हो जाती है, पता होगी तुम्हें, तो ये यहां तक सीधी पास हो जाएगी। क्लियर है? अब जब ये यहां पहुंच जाएगी तो यहां जाने के बाद क्या होगा, यहां बनेगा इसका नॉर्मल। क्यों बनेगा इसका नॉर्मल, बताओ जरा मुझे? क्योंकि यहाँ दूसरे मीडियम में जाने वाली है, यहां भी ये दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन ये नॉर्मल पे मतलब परपेंडिकुलरली यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो ये सीधी चली गई। ये हमने रूल में पढ़ा था। और अगर ये ऑप्टिक रे, पढ़ा था ना ये बात, नॉर्मल पे आती है तो नॉर्मल से निकल जाती है उसी पाथ पे। अगर यहां से ये आगे जाएगी तो यहाँ इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, मान लो कि इस पॉइंट का नाम है, मैंने रख दिया पी नाम रख दिया इसका। तो पी पॉइंट पाने के बाद क्या होगा, ये नॉर्मल ढूंढेगी कि भाई अब मुझे दूसरे मीडियम में जाना है। अब जरा सोच के बताओ कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, इट इज नॉट प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल वी हैव टू डिसाइड इज इट ग्लास और नॉट। सो इट्स अ ग्लास, और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल हमें पता है कि जनरल क्रिटिकल एंगल होता है हमारा, वो होता है 45 डिग्री। ठीक है? प्रिज्म नाम की कोई चीज के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड नहीं करेंगे, ग्लास के लिए करेंगे, क्योंकि प्रिज्म ग्लास के बने होते हैं। 42, इट इज 42, यस यस, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैंने ये लिख दिया मैंने। ये 42 डिग्री एंगल है। 42 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, 42 डिग्री एंगल से छोटी वाली जो ऑप्टिक रेज हैं वो पार निकल जाएंगी, और 42 डिग्री से ज्यादा बड़ी वाली एंगल जो इंसिडेंट एंगल पे इंसिडेंट होंगी, 42 से ज्यादा एंगल पे जो इंसिडेंट होने वाली रेज सीधी की सीधी नहीं जा सकती, वो सेम मीडियम में वापस लौट जाएंगे। उनका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल के लेक्चर में यही पढ़ा था हमने। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एक बार सोच के बताओ कि इसका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है कितना? क्यों? थोड़ा सा लॉजिक लगा। ये एंगल कितना है? 90। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना है? 45 है। ये टोटल एंगल कितना है? क्योंकि नॉर्मल है ना, 90 में से 45 ये है, तो ये कितना है? समझ आया ना? सो ये 45 डिग्री है, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये तो 42 से ज्यादा है। क्या हुआ इस रे का? ये रे वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। अब बताओ यहाँ क्या होगा? ये आई है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली आने वाली सीधी पास हो जाएंगे। क्लियर है तक? तो अगर ये परपेंडिकुलर आने वाली सीधी पार हो जाएंगी तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ए इमेज बनेगी। अब तुम कहोगे एक रे से कैसे इमेज बन गई, तो ये थोड़ी देर पहले यही बताया था मैंने, इससे एक रे नहीं चलेगी, इससे चलेंगी कई रेज, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे हम इसको यहाँ लेके आए तो यहाँ आते ही कोई दूसरी रे आड़ी तिरछी से आएगी और इसको आके यहाँ काट देगी, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे इसकी इमेज बनी। तो मैंने रफ आइडिया के लिए तुम्हें यहाँ इमेज बना के दिखा दी कि यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि बाहर निकल चुकी है ना, तो आई पलट के बाहर निकल गई। अब ये बताओ कि बी से भी चलता हुआ उसी टाइम पे कुछ, तो बी से ऑप्टिक रे चलेगी, बी से ऑप्टिक रे चलेगी, तो मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है? बी से ऑप्टिक रे चलने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ तक आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहाँ से सीधी पार निकल जाएगी। यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ बनेगा इसका नॉर्मल। यहाँ फिर से एंगल कितना है? 45 एंगल है, तो ये वापस आ जाएगी सीधी। अब यहाँ पे 90 डिग्री आई तो 90 डिग्री से बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपकी जो ए बी इमेज थी, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, जो आपकी ए बी इमेज थी, ये ए बी इमेज ने ए तो बना दिया यहाँ पे, तो ये तो बी से चली थी, तो ये आगे जाके क्या बनाएगी, ये बी बनाएगी। तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, कोई मुझे बताएगा? इमेज बनेगी आपकी बी से ए की तरफ। भाई बी की तरफ इसका जो था वो टेल था और हेड था ए की तरफ, तो टेल से हेड की तरफ ही तो बनेगी इमेज। तो आपकी इमेज में कुछ चेंज आया क्या? नहीं। अरे ये ऐसी इमेज है, ये इमेज इधर नीचे पड़ी हुई इमेज है, तो ये इमेज कैसी इमेज है? ये इमेज 90 डिग्री रोटेट हो गई, रोटेटेड
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसी थी, ऐसे होगी, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज. सो वी कैन से दैट दिस image is 90 degree rotated anti-clockwise in anti-clockwise direction with respect to the initial image, original object की जो इमेज है, हो सकता है किसी की इमेज हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी जो सेकंड इमेज बनी है वो हमारी 90 डिग्री रोटेट होकर बनी है. तो ये हमारा यूज हो सकता है एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस केस में. दूसरा, अब तुम ये बोलोगे, तुम तो खैर कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा. अगर मैं यहां एक 45 डिग्री पे एक क्या है ये प्लेन मिरर ले लूं, प्लेन मिरर, कितने एंगल पे? 45 डिग्री, 45 डिग्री पे, तो क्या होगा? एक ए बी रख दो, ए बी, तो ए बी से क्या होगा? ऑप्टिक रे चलेंगी, टकराएंगी, और टकराने के बाद क्या होगा? वापस आ जाएंगे. तो यहां पे क्या बनेगा इसका? यहां पे क्या बनेगा इसका? इमेज बनेगी यहां पे इसकी. तो ये इमेज आपकी बन जाएगी बी और ए. तो फिर हमने ये क्यों लगाया? ये बन तो रही है, इजी है, बहुत इजी है. तो ये क्यों लगाया हमने? ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के क्या मतलब है? जब हमारा काम प्लेन मिरर कर रहा है तो ये सस्ता भी है, सेटअप भी इतना हाई नहीं बनाना, ना कोई प्रिज्म की जरूरत, आराम से बन जाएगी. लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये जो इमेज बनेगी आपकी, ये जो इमेज होगी, ये इमेज होगी आपकी मैग्नीफाइड या ब्राइट कह सकते हो तुम इसको. ये इमेज बनेगी ब्राइट, शार्प. और ये इमेज कैसी होगी? ये इमेज होगी डल. तुम्हें कल समझाया था मैंने, ये समझाया था. यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन. यहां पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो ऑप्टिक रेज होती हैं वो इंटेंसिटी को मेंटेन रखती हैं. और अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंसिटी लॉस होता है. तो यहां जो इमेज बनेगी वो अपनी इंटेंसिटी को उतना मेंटेन नहीं कर पाएगी जितनी ये कर पाएगी. सो दैट इज अ ब्राइट इमेज एंड इट इज अ डल इमेज. क्लियर है? क्या मैं जरूरत क्या पड़ी इनकी? अच्छा, अगर हमें 90 डिग्री पर रोटेट ना करके 180 डिग्री पर रोटेट करना हो तो क्या करते हैं? उसको ये हो गया 90 डिग्री. अब ये हमने कुछ अलग तरीके से रख दिया, इससे अलग रख दिया है, यही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से रख दिया. अब देखो, अगर यहां पे हमारा ए बी है, बताओ ऐसा होगा? यहां जाने के बाद क्या होगा? यहां क्या बनेगा बताओ? क्या 45 बनेगा ना? ये जो एंगल है 45 के हैं. पहले के बिल्कुल पहले वाला ही तो बोला है मैंने. उसको रखने का तरीका बदल दिया, 90 डिग्री रखने का तरीका बदल दिया. पहले ऐसा रखा था, आपने ऐसा उठा कर रख दिया. तो यहां तक जाएंगे, क्या होगा? फिर से वही होगा भाई. ये एंगल आपके 45 डिग्री होंगे, और 45 होंगे तो ये ऑप्टिक रे आगे तो जा नहीं सकती, ऐसे मुड़ जाएगी. अब यहां मुड़ने के बाद क्या होगा बता जरा? क्या यहां आगे जा सकती है? यहां इसके क्या बन जाएंगे? यहां नॉर्मल बन जाएंगे. नॉर्मल बन जाएंगे तो फिर कितना एंगल पा रही है? 45 पे. तो 45 वाली फिर आगे नहीं जा सकती, फिर बैन लग गया इस पे. तो क्या होगा? यहां से मुड़ जाएगी, और यहां मुड़ेगी तो यहां क्या बनेगा बताओ? किससे चली थी? ए से. तो यहां क्या बनेगा? ए. समझ में आ रही है बात? ये वाली कहां चली थी? बी से. बी पाई, तो यहां आने के बाद जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा बी. बताओ कि बी क्यों बनेगा? क्योंकि ये बी से चली थी. तो जो इमेज मिलेगी आपको वो कौन सी होगी? वो होगी ए बी. दिख रहा है? देखो, ये चली है बी से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बी. ये चली है ए से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए. तो हेड तो नीचे था, तो आपकी इमेज कैसी है? इन्वर्टेड. पहले से 180 डिग्री रोटेटेड. तो जब हमने यहाँ लिखा था 90 डिग्री रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? 180 डिग्री. इसको मैं यहां लिख देता हूं, 180 डिग्री रोटेटेड. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्टेड इमेज. क्लियर है? 180 डिग्री आपकी रोटेटेड या इन्वर्टेड इमेज बनी है इससे. तो एक ही प्रिज्म से लेके हम अपनी इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और 180 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं.